हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस नेत्रा। और आज जो है हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 26 रहने वाला है। इसमें हम बात करेंगे फूड सिक्योरिटी के बारे में। फूड सिक्योरिटी का मतलब आपका खाद्य सुरक्षा के बारे में हम बात करने वाले हैं। इसमें हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो फूड सिक्योरिटी है उसके अंदर कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो कंसिडर की जाती हैं। इसके बाद में जो फूड सिक्योरिटी को लेकर जो आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके क्या क्या इनिशिएटिव है। उसके बाद में हम देखेंगे क्या क्या इसके जो इंटरनेशनल इनिशिएटिव हैं फूड सिक्योरिटी को लेकर जो लिए जा रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि जो फूड सिक्योरिटी है इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो क्या क्या है। वो फूड सिक्योरिटी को पूरा करने के लिए क्या क्या हमारे सामने चैलेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं, और इन चैलेंजेस को इम्प्रूव करने के लिए जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है और क्या हम और इनमें सजेशन एड ऑन चीज़ें कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो देन अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर या फिर टेलीग्राम पर, देन आप हमें फॉलो कर सकते हैं @सक्सेस नेत्रा, हमारा हर जगह सेम हैंडल है। और अगर आप कोई भी सजेशन या क्वेरी है हमारे लेक्चर के रिगार्डिंग, देन आप हमें मेल भी कर सकते हैं successnetra@gmail.com पर। आपके जो सजेशंस हैं उनको कंसिडर किया जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हैं, शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले देख लेते हैं हम फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा। जो खाद्य सुरक्षा होती है वो क्या होते हैं। फूड सिक्योरिटी मीन्स ऑल पीपल एट ऑल टाइम हैव सोशल इकोनॉमिक एक्सेस ऑफ सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड दैट हेल्प्स टू मीट ए हेल्दी लाइफ। यानी कोई भी एक इंसान है, कोई भी एक पर्सन है, इस पर्सन को एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने के लिए जो फूड की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जो न्यूट्रिशंस इसको चाहिए होती हैं, और जो न्यूट्रिशंस और जो फूड हो वो सेफ़ हो और वो हाइजीन हो। और जो ये फूड हो सेफ हाइजीन और न्यूट्रिशन वाला फूड जो है ये इसको एक एफोर्डेबल रेट पर, मतलब एक ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा महंगा हो, एक एफोर्डेबल रेट पर जिसे हर एक तबके का आदमी परचेज कर पाए, उस रेट पर प्रोवाइड हो, तो इसको हम बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। यानी कि एक ऐसे रेट पर, एक ऐसे अफोर्डेबल रेट पर, एक इकोनॉमिक रेट पर हमको न्यूट्रिशन जो फूड है वो एक इंसान को उसके हेल्दी लाइफस्टाइल को व्यतीत करने के लिए उसको प्रोवाइड कराना है। तो ये हमारा हो जाता है फूड सिक्योरिटी को। जो 3 मेजर एलिमेंट इसके अंदर में आते हैं। सबसे पहले आपको हो जाता है जो आपका फूड है उसकी अवेलेबिलिटी, कि जो हमारा फूड है वो अवेलेबल तो होना चाहिए। फूड की अवेलेबिलिटी से क्या मतलब है, अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फूड। ठीक है, मान चलिए कि जो हमारे देश के अंदर 100 लोगों की पॉपुलेशन है, ठीक है, और एक इंसान पर केजी आपका पर डे 1 kg फूड खा रहा है, कंजम्पशन है, और हम क्या है कि 100 kg यानी कि हमको चाहिए डेली जो प्रोडक्शन है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन है वही हमारा 50 kg है, तो हम कैसे इसको फुलफिल कर पाएंगे। यानी सबसे पहले तो हमारे पास में है ना कि एक सफिशिएंट यानी कि 100 kg फूड हमारे पास में पर डे होना चाहिए। तो यानी कि हमारे पास सबसे पहले जो फूड है उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। सेकेंड है कि जो फूड है वो अवेलेबल होना चाहिए और एक्सेसिबल होना चाहिए। एक्सेसिबल और अवेलेबल फूड एट अफोर्डेबल प्राइस। मान के लिए कोई इंसान है वो कमा तो रहा है 10 रुपये पर डे, लेकिन उसका क्या है कि उसकी जो फूड की जो कॉस्ट है, उसकी कंजम्पशन है, उसकी कंजम्पशन कॉस्ट आ रही है 15 रुपये। तो यानी कि ये इसके लिए एक्सेसिबल कैसे होगा। तो यानी कि जो फूड है इसकी इनकम से कम रेट पे इसको एक्सेसिबल होना चाहिए। यानी कि जो हमारे पास में जो फूड ये अवेलेबल है ये इसको एक अफोर्डेबल प्राइस पर मिलना भी चाहिए। और दूसरा क्या है कि जो हम फूड दे रहे हैं उसका एक इसको न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट भी इसकी बॉडी पे हमको दिखना चाहिए, कि ये नहीं है कि मतलब हम फूड तो दे रहे हैं लेकिन जो फूड है वो जस्ट वेट कि फूड तो हम दे रहे हैं इंसानों को, लेकिन जो फूड है उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो उतनी है ही नहीं। यानी कि जो फूड है हमारा वो हमारा अच्छी क्वालिटी पर का भी हमको फूड होना चाहिए। यानी कि ये नहीं है कि जो फूड है हमारा बेकार है या वो सड़ गया है, वो ऐसा फूड हमको नहीं चाहिए। तो यानी कि जो हमारा जो फूड है जो हम कंजम्पशन कर रहा है कोई भी इंसान, उसकी लाइफ पे उसका न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट भी देखने को मिलना चाहिए। तो ये 3 मेन कंपोनेंट हैं, 3 मेन एलिमेंट है आपके फूड सिक्योरिटी को लेकर। अब हम देख लेते हैं, सेम मैंने आपके लिए यहाँ पे हिंदी में भी टाइप कर दिया है। अब हम देख लेते हैं इस पर जो फूड सिक्योरिटी है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले कि जो फूड सिक्योरिटी है ये हेल्प करता है आपके जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा देता है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी के अंदर में क्या आ जाता है, यानी कि जो फूड सिक्योरिटी है उसके अंदर में आ जाता है हमारे देश के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन है, जितनी हमारे कंट्री के अंदर पॉपुलेशन है, उस सबको जो है फूड अवेलेबल होना चाहिए। और अगर कंट्री में पॉपुलेशन को फूड अवेलेबल करना है तो हमको क्या है कि जो फूड है उसका जो प्रोडक्शन है
उसका जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन हमको इंक्रीज करना पड़ेगा, और जो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें भी हमको बूस्टअप देखने को मिलेगा। दूसरी बात है कि जो फूड सिक्योरिटी है, जो आपके जो फूड के प्राइस है उन पे भी ये कंट्रोल करके रखती है। देखिए सिंपल सी बात है, जो अगर हम प्राइस की कभी भी बात करते हैं तो प्राइस दो चीज़ों पे आपका मैटर करता है, एक आपका डिमांड और एक सप्लाई, ठीक है। अगर आपकी डिमांड हाई है और सप्लाई आपकी कम है तो आपका प्राइस हाई करेगा, और आपकी जो डिमांड है वो कम है और सप्लाई आपकी हाई है तो देन आपका जो प्राइस है वो लो होगा। तो इसमें क्या है कि ऐसा ना हो कि जैसे मैंने आपको बताया कि 100 लोग हैं और उनको चाहिए 100 kg फूड चाहिए और हमारे पास में है सिर्फ 50 किलो ही फूड, तो इसमें क्या होगा कि इसकी जो ये है प्राइस इनके हाइक कर जाएंगे। तो हमको प्रोडक्शन उस रेंज तक लेके जाना है कि हम 100 किलो फूड प्रोवाइड करा सके, जिससे इसके जो प्राइस है उस पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को न मिले, यानी कि प्राइस कंट्रोल करने में भी ये हेल्प करता है। और जो आपका ही है, जो आपका फूड सिक्योरिटी है वो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब क्रिएशन और पुअर्टी रिडक्शन, इसमें भी ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे रोल प्ले करता है, जस्ट वेट, इसको मैं रफ कर देता हूँ। जो आपका अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, तो इकोनॉमिक ग्रोथ में कैसे रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं अगर हमारे इंसान के अंदर जो मैन पावर है, ठीक है, सब एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, जो मैन पावर है, अगर वो मैन पावर है उसको जो हम फूड प्रोवाइड करा रहे हैं वो फूड उसको हाई न्यूट्रिशन वाला जो फूड होगा, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल इन्जॉय करेगा। अगर वो हेल्दी लाइफ स्टाइल इन्जॉय करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी जो इंसान की जो एफिशिएंसी है, कार्य करने की क्षमता है वो भी हाई होगी, हाई कार्य करने की क्षमता होगी, यानी कि जो प्रोडक्शन है वो अच्छा कर पाएगा। प्रोडक्शन अच्छा होगा तो हमारी जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके अंदर भी वो हेल्प करेगा। सेकंड, आपकी जॉब क्रिएशन में कैसे हेल्प करता है, जॉब क्रिएशन के अंदर हेल्प करने से मतलब है इसका कि अगर हमको अपनी कंट्री के अंदर जो है फूड वो अवेलेबल कराना है हर एक क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं इसको हमको ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट कैसे करना पड़ेगा, सरप्लस एरिया है उस पर जो ऐसे एरिया जहाँ पे फूड, मान लीजिए अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब के अंदर आपका गेहूँ अधिक होता है और साउथ में आपका गेहूँ हमको पंजाब से एक्सपोर्ट करना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का कार्य होगा तो कुछ लोगों को यहाँ पे हमारा जॉब भी क्रिएट होगा, और जब जॉब क्रिएट होगी तो कहीं ना कहीं पुअर्टी रिडक्शन में भी ये हेल्प करेगा। ये एक एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्ट का। बहुत सारे जो आपका अगर हम एग्रीकल्चर की साथ बात करें तो एग्रीकल्चर में बहुत सारे मजदूरों को रोजगार मिलता है, जो मतलब बहुत सारे आपके पेस्टिसाइड्स वगैरह कंपनी बनाती है तो वहाँ पे रोजगार मिलता है। आपके जो फर्टिलाइजर्स है उनका प्रोडक्शन बढ़ता है तो वहाँ पे भी जॉब क्रिएशन होता है, तो ये बहुत सारी चीज़ देखने को मिलती है। और आपकी जो ग्लोबल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, ये भी हमको देखने को मिलते हैं। ग्लोबल सिक्योरिटी एंड आपकी सिक्योरिटी को हम देख लेते हैं, ये फूड सिक्योरिटी से कैसे रिलेट आपकी करती है। एक मैं आपको बहुत करंट का ही एग्जांपल आपको लेके बताऊंगा। अगर हम बात करें ग्लोबल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, आज के समय में क्या है कि ये है कि जो आपका पूरा वर्ल्ड है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है, ठीक है। तो मान के चलिए कि जैसे अभी आप बात करें कि जो रशिया और जो यूक्रेन है, रशिया और यूक्रेन क्या है कि जो वीट प्रोडक्शन उनका हाई है, और कुछ ऐसी कंट्री है जिनका जो ऑयल प्रोडक्शन है वो हाई है। तो कुछ कंट्री ऐसी है, जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ऑयल के लिए, इंडिया जो ऑयल है वो ऑयल रिच कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट करता है, जैसे आपका रशिया हो गया, फिर आपका गल्फ कंट्रीज होगी, ये हो गया। और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जैसे आपका हम बात करें अफ्रीका रीजन के बारे में बात करते हैं, तो उसमें क्या है कि वो अपने वीट प्रोडक्शन के वीट की सप्लाई के लिए रशिया और यूक्रेन या फिर इंडिया जैसे कंट्री यहाँ पे मतलब जो वीट का प्रोडक्शन है वो हाई होता है, उन पे डिपेंडेंट है। तो जो पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्ट है, तो जब पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्ट है तो उसमें पता है कि अगर किसी भी क्षेत्र में जैसे रशिया और यूक्रेन के अंदर भी वार चल रहा है तो उसके अंदर में क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जो फूड है, फूड शॉर्टेज हमको देखने को मिल रहा है, तो ग्लोबल सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़ा। तो हर एक कंट्री की कोशिश है कि जो रशिया और जो यूक्रेन है इनका वार जल्द से जल्द खत्म हो जाए हमारा, और जो ये आपकी फूड की सप्लाई है, ये आपकी फूड ग्रेन्स यानी गेहूँ की जो सप्लाई है वो दोबारा से कंटिन्यू हो पाए। तो इसलिए हर एक कंट्री के इंटरेस्ट एक दूसरी कंट्री से जुड़े हुए हैं, तो उससे हमारी जो ग्लोबल सिक्योरिटी और जो स्टेबिलिटी यानी कि विश्व में एक स्थिरता बनी रहती है। और आपके हेल्थ सेक्टर को भी ये आपकी जो हेल्थ है उसमें भी इम्प्रूव करता है, क्योंकि जब आपकी किसी भी इंसान है उसकी बॉडी को न्यूट्रिशियस फूड मिलेगा तो उससे क्या होगा, उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं वो हेल्दी एक लाइफ स्टाइल एंजॉय कर पाएगा। तो होपफुली आप जो इंपॉर्टेंस है वो समझ गए होंगे इसकी। एक एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करता है, आपको प्राइस को कंट्रोल करता है, देन आपको पॉवर्टी रिडक्शन, जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है ये। ग्लोबल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को
में हेल्प करता है और आपकी जो हेल्थ है उसको ये एक अच्छा स्वास्थ्य आपको देने के लिए उसमें भी कहीं ना कहीं इसका एक पॉजिटिव रोल रहता है। अब बात कर लेते हैं जब फूड सिक्योरिटी इंडिया के बारे में। अगर हम इंडिया के अंदर बात करें फूड सिक्योरिटी, तो सबसे पहले जो फूड सिक्योरिटी का कंसर्न हमको देखने को मिला वो मिला था बंगाल फेमाइन 1943। जब हम जो इंडिया के अंदर जो अंडर रूल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर रूल था, वो 1943 में फेमाइन आई थी। उसके अंदर में क्या था कि 2 से 3 मिलियन लोग यहाँ पे इस फेमाइन से इम्पैक्ट हुए थे, जो कहीं ना कहीं आपका भुखमरी का शिकार हो गए थे। तो यहाँ से हमारी कंट्री के अंदर जो फूड सिक्योरिटी है इसको लेकर कंसर्न स्टार्ट हुए। इसके बाद में हमको 1969 के अंदर जो ड्राउट है यानी कि जो सूखा है वो देखने को मिला, और कहीं ना कहीं इस समय में जो हमारी डिपेंडेंस थी वो यूएसए पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे, यानी कि यूएसए से हमारे जो फूड ग्रेन्स है वो हम इंपोर्ट करते थे। ठीक है, तो जब एक तो ये आपका ड्राउट आ गया जब 1969 के अंदर जो सूखा पड़ा, सूखे में के अंदर में जब हमारी जो डिपेंडेंस थी यूएसए पे, कुछ तो पहले ही डिपेंडेंस थी लेकिन कुछ हमारा जो ये और बढ़ गई। तो उससे हुआ क्या कि इंडिया को कहीं ना कहीं अपनी फूड सिक्योरिटी को लेकर इंडिया एक्सपोज हो गया कि इंडिया पूरे उसको लगना पड़े कि अगर यूएसए से इंडिया के अंदर फूड नहीं आया तो कहीं ना कहीं इंडिया के लोग भूखे एक तरह से मर जाएंगे। तो यहाँ पे भी हमको हमारी जो कंट्री के अंदर जो पॉलिटिशियन थे या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स को दिमाग में आ गया कि भाई हमको फूड सिक्योरिटी पे तो हमको काम करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद में क्या होगा, 1960 और 1970 के बीच में हम ग्रीन रिवोल्यूशन हमको लेके आए। जो ग्रीन रिवोल्यूशन है इसका मेन फोकस था कि आपका जो फूड प्रोडक्शन है उसको हम इम्प्रूव किया जाए, और इसमें मेन फोकस था आपका राइस और प्लस में आपका वीट को लेकर, इन 2 चीज़ों पे। फिर 1970 से 1980 के बीच में हम व्हाइट रिवोल्यूशन या फिर इसको ऑपरेशन फ्लड भी हम बोलते हैं, इसके अंदर हमने फोकस किया पूरा मिल्क प्रोडक्शन को लेकर। और अगर हम बात करें 2000 की, तो 2000 के अंदर हमने हाइब्रिड मेज यानी कि जो आपकी दालें वगैरह होती हैं, उन दालें हो गई, आपका मक्का हो गई, इन पे हमने फोकस किया, और जो आपका पोल्ट्री है उस पर हमने फोकस किया। तो कहीं नहीं फूड सिक्योरिटी को लेकर इंडिया के अंदर कंसर्न जो हुआ था, सबसे पहले हमने जो बंगाल फेमाइन हुई उससे हमको सीखने को मिला। देन हमारी कंट्री के अंदर 1969 के अंदर जब सूखा आया था हमको देखने को मिला, तो हमको कहीं ना कहीं अपनी डिपेंडेंस थी यूएसए के ऊपर से कम करनी थी, जो हम ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन और आपका ये सब चीज़ें हम अपनी कंट्री के अंदर लेके आए। देन मैंने सेम आपके लिए यहाँ पे हिंदी में भी मैंने आपके लिए यहाँ पे टाइप कर दिया है। देन क्या है जो फूड सिक्योरिटी है इसको लेके जो चैलेंजेस है वो क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है लार्जेस्ट नंबर ऑफ अंडर न्यूरिश्ड पीपल इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है, इंडिया के अंदर में जो अंडर न्यूरिश्ड यानी कि जो कुपोषित बच्चे हैं वो वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एक तो ये चैलेंजेस है फूड सिक्योरिटी का लेकर, यानी कि जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जो फूड सिक्योरिटी है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दिन में एक समय का खाना भी नसीब नहीं हो पाता है, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट हमारी बोलती हैं। दूसरा है हमारा जो एग्रीकल्चर का लो प्रोडक्शन है, ये भी एक चैलेंज हमको है, क्योंकि इंडिया के अंदर जो हम एक एवरेज प्रोडक्शन रेट है वो 2992 किलोग्राम पर हेक्टेयर है, और वहीं अमेरिका का जो एवरेज प्रोडक्शन रेट है वो 7318, नॉर्थ अमेरिका की अगर हम बात करें, नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो प्रोडक्शन रेट है वो 7318 केजी पर हेक्टेयर। तो कहीं ना कहीं हमारा जो लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रेट है। सेकंड, क्लाइमेट चेंज का भी कुछ इशू है, क्योंकि इसमें हाई टेम्परेचर होता है, अनरिलेबल रेनफॉल होता है, यानी कि जो आपका क्लाइमेट चेंज होता है उससे तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे मतलब जो बारिश है बेसमय बारिश आ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो फार्मिंग है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है उसका। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ रिमोट एरिया विच इम्पैक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर आज भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पे हम एक्सेसिबिलिटी जिनकी हमको नहीं है। आप जैसे हम बात करते हैं कि आपके जो जनजातीय क्षेत्र है, अगर हम उनकी बात करें, यानी कि जो ट्राइबल एरिया है उन तक हमारे पास में प्रॉपर सड़कें नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन के प्रॉपर साधन हमारे पास में उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ तक हमारे पास में फूड तो सरप्लस फूड है, लेकिन हम यहाँ तक इनको उस लेवल पर नहीं पहुँचा पाते हैं। तो अवेलेबिलिटी वाला जो कंसेप्ट है, अवेलेबिलिटी फॉर ऑल एंड एक्सेसिबिलिटी फॉर ऑल, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम मिस कर जाते हैं। सेकंड, आपका एक माइग्रेशन है। माइग्रेशन से क्या होता है कि आपके आज के समय में जो रोजगार है, रोजगार की तलाश में क्या है कि लोग गाँव से और शहर की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम को देखते हैं कि शहर के अंदर गंदी बस्तियां हो जाती हैं, मतलब स्लम्स हो जाते हैं, एक छोटे से जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं, उससे उनका जो हाइजीन है वो भी इम्पैक्ट करता है।
ठीक है। और हाइजीन फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है वहाँ पे, हाउस फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, फूड भी उतना अच्छी क्वालिटी का नहीं मिल पाता है, और उससे उनकी हेल्थ भी इम्पैक्ट होती है। तो माइग्रेशन भी एक यहाँ पे बड़ा इशू है। ओवर पॉपुलेशन हो गया, इन पे पुअर्टी हो गया, गरीब हो गया, एजुकेशन की कमी हो गया, आपका जेंडर इनइक्वालिटीज हो गया, ये कुछ चैलेंजेस है आपके। जो फूड है उसका इनएडुकेट डिस्ट्रीब्यूशन हमको देखने को मिलता है, यानी जो पीडीएस हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसके द्वारा हमारा क्या होता है कि जो फूड का जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। मतलब जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर बताया ना कि आपका बिलो पुअर्टी लाइन और जो आपका अबोव पुअर्टी लाइन, बीपीएल कार्ड होल्डर और आपका जो एपीएल कार्ड होल्डर होते हैं, इनको जो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहीं ना कहीं इसमें भी आपको करप्शन वगैरह देखने को मिलता है, यानी कि इनएडुकेट आपका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे हो जाता है, एक समान नहीं होता है। कन्फ्लिक्ट होता है, मतलब जैसे आपका जो वार वगैरह, जैसे अभी रशिया और यूक्रेन की वार चल रही है, तो उससे क्या है कि जो आपकी क्रॉप है मतलब किसी भी कंट्री के ऊपर दूसरी कंट्री अगर आक्रमण करेगी तो वहाँ पे जो क्रॉप है, वहाँ पे जो फसलें हैं उन पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को पड़ेगा, फसल बर्बाद हो जाएगी, तो उसका भी फूड सिक्योरिटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और आपका जो गवर्नमेंट जो कुछ न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चलाती है, जैसे आपका मिड डे मील वगैरह हो गया, ये प्रोग्राम गवर्नमेंट चलाती है। फिर आपका प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए आंगनबाड़ी के थ्रू जो स्कीम चलाई जाती है, उनको अच्छे तरीके से मॉनिटर नहीं उस लेवल पर किया जाता है, जो आपका करप्शन और लीकेज आपको मिलता है फूड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ये कुछ मेजर चैलेंजेस इसके देखने को हमको मिलते हैं। देन मैंने सेम आपके लिए यहाँ पे हिंदी में टाइप कर दिया है। अब देख लेते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके इनिशिएटिव क्या है। सबसे पहले गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ने आपका 2007 के अंदर आपका ये आपका वो ग्रीन रिवोल्यूशन मैंने आपको बताया था, ग्रीन रिवोल्यूशन मैंने आपको बता दिया था, आपका ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया। देन मैंने आपको वाइट रिवोल्यूशन आपको बता दिया था। अब क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2007। इसका मेन फोकस था कि आपको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है और जो आपका सोयल फर्टिलिटी है, यानी कि जमीन की जो उत्पादक क्षमता है उसको आपको बढ़ाना है। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इसका है कि आपका एग्रीकल्चर जो बिजनेस है उनको आपको प्रमोट करना है, और जो एग्रीकल्चर बिजनेस के अंदर में जो नई नई एंटरप्रेन्योरशिप आ रही है, यानी कि जो लोग उद्यमिता को बढ़ावा दे रहे हैं, मतलब जो नए नए विचारधाराएं आ रहे हैं कि कैसे कैसे हम जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको हम कम लागत और कम एफर्ट के द्वारा हम अधिक प्रोडक्शन लेके आ रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप है जो उसको हमको बढ़ावा देना है, और जो जोखिम है उसको हमको कम करना है। तो ये चीज़ें हो गई। और इसका आपको देखने पर जैसे हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, जैसे अभी आपने देखा होगा कि कृषि के क्षेत्र में आपके ड्रोन आ गए हैं, ड्रोन से हम सिंचाई ड्रोन से हम क्या कर रहे हैं कि जो खाद वगैरह का छिड़काव कर रहे हैं, वो सब चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। आपका जो सोलर पैनल वगैरह आ गए हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे आपके सिंचाई के प्रोग्राम चलाए, सोयल और वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर बहुत सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चल रहे हैं। मिड डे मील स्कीम आई चिल्ड्रन के लिए। आंगनवाड़ी सिस्टम आया, जो आपको प्रेग्नेंट और जो लैक्टेटिंग मदर थे उनके लिए आंगनवाड़ी के थ्रू उनको एक पोषित फूड उनको प्रोवाइड कराया जाता है, आपने देखा होगा ये। और जो आपके सब्सिडी फूड ग्रेन्स आप प्रोवाइड करती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बीपीएल मतलब बिलो पुअर्टी लाइन जो हमारी कंट्री के अंदर पॉपुलेशन है, उनको सब्सिडाइज रेट पर फूड ग्रेन दिया जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से कवर किया है। फिर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लेकर आया। उसमें क्या है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर में क्या है कि जो वुमेन हाउस होल्ड था 18+ में इसकी एज थी, तो उसको जो महिला थी 18+ में ईयर एज की, उसको घर का मुखिया घोषित किया गया। और इसमें जो 75% आपकी जो है आपकी ये ग्रामीण और 75% आपकी जो शहरी पॉपुलेशन है वो सब्सिडाइज रेट पर आपके फूड उनको प्रोवाइड कराया जाते हैं। तो ये कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आपके यहाँ पे इनिशिएटिव देखने को मिलेंगे। सेम यहाँ पे आपके लिए हिंदी में मैंने टाइप कर दिया है। अब बात करते हैं जो आपके इंटरनेशनल जो आपके इनिशिएटिव है, यानी कि जो आपके इंटरनेशनल लेवल पर जो वैश्विक स्तर पर कुछ इनिशिएटिव है फूड सिक्योरिटी को लेकर, वो कौन कौन से चल रहे हैं। एक यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन ने 2008 के अंदर एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया। उसका मेन काम था कि आपकी जो ग्लोबल फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है इसको अचीव करने के लिए एक हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन किया गया यूएन के द्वारा 2018 के बारे में। फिर आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनके द्वारा भी आपका जीरो हंगर उसमें आपको रखा गया है। सेकेंड आपका है 2012 के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि जीरो हंगर चैलेंज आपका चलाया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा। फिर आपका यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम चलाया गया
इसकी स्थापना 1972 के अंदर में हुई थी। और इसका जो मेन फोकस है, जो गवर्नमेंट है उनको गाइड करना है, जो आपके इन्वायरमेंट पर्यावरण को लेकर जो भी इश्यूज हैं उनको लेकर गाइड करना है, कैसे आप इनका इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की फाउंडेशन रखी गई 1963 के अंदर में। इसका मेन काम है कि जब किसी भी कंट्री के अंदर फूड इमरजेंसी आती है तो उसमें इसको इमीडिएट रेस्पॉन्स करना है। और आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई 1945 में। उसका जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो आपका जो आपका हंगर है उसको एलिमिनेट करना है, और आपका फूड इन सिक्योरिटी को एलिमिनेट करना है। आपको जो माल न्यूट्रिशन है यानी जो कुपोषण है उसको भी इसको कहीं ना कहीं एलिमिनेट करना है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, यानी कि कुछ मेन है कि हाई लेवल टास्क फोर्स आपका यूएन ने गठन कर दिया। आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर जीरो हंगर आ गया आपका, फिर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम आ गया, आपका वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आ गया, और आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आ गया। ये आपके कुछ इंटरनेशनल इनिशिएटिव हैं। एंड सेम यहाँ पे मैंने आपके लिए हिंदी में टाइप कर दिया है। अब जो है फूड सिक्योरिटी है, इसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ सजेशंस कि क्या सजेशन हो सकते हैं फूड सिक्योरिटी के लिए। सबसे पहले कि है हमको प्रोडक्शन बढ़ाना होगा। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमको क्या है कि जो फार्म है यानी कि जो हमारी खेती के लिए ज़मीन है उसका हमको साइज हमको इंक्रीज करना होगा। मतलब कुछ बहुत सारी ज़मीन इंडिया के अंदर में ऐसी है जो खाली पड़ी हुई है, लेकिन उसमें हम खेती नहीं कर पाते, या तो मतलब उबड़ खाबड़ है या कुछ इस तरह की है, तो या फिर कुछ ज़मीन है वो बंजर पड़ी हुई है, तो उस ज़मीन को भी हम पे वर्क करने की रिक्वायरमेंट है। उससे क्या है कि हम अपना फार्म साइज जो बढ़ा पाएंगे, उससे हमारा प्रोडक्शन हाई होगा, तो फूड सिक्योरिटी में भी हेल्प करेगा। और जो आपकी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है क्रॉप को मतलब एडॉप्शन ऑफ क्रॉप टेक्नोलॉजी विद लोअर वाटर रिक्वायरमेंट, मतलब हमको ऐसी फसलों और ऐसी टेक्नोलॉजी को हमको एडॉप्ट करना होगा जिनमें आपकी जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो कम हो। जैसे अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बात कर रहे हैं, पहले अगर आपको सिंचाई करनी है, ठीक है, सिंचाई करने के लिए आप क्या कर रहे हैं कि आपने ट्यूबवेल से पानी चला दिया है, ठीक है, ट्यूबवेल से पानी चला दिया तो यहाँ पे आपका पानी ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अगर आपने टेक्नोलॉजी लेके क्या गया कि यहाँ पे अपने खेतों के अंदर फुहारे लगा दिए, ठीक है, फुहारे लगाने से क्या हो गया कि पानी अब कम लग रहा है, सिंचाई भी अच्छे तरीके से हो रही है। अगर हम बात करते हैं उसकी ड्रोन पहले एक इंसान था, वो आपका हाथों से या फिर आपके एक जो आपकी रेगुलर मशीन्स होती है उनसे आपका दवाई का छिड़काव करता था, उसमें पानी भी ज़्यादा लगता था और समय भी ज़्यादा। अब क्या कि जो इंसान है वो ड्रोन के द्वारा आपकी जो पेस्टिसाइड्स वगैरह है या फिर आपके फर्टिलाइजर्स वगैरह है उनका छिड़काव कर रहा है, दवाई का छिड़काव, तो उससे क्या है कि अच्छे लेवल पर कम समय में काम हो जा रहा है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन हमको लेकर आना होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर आपको पैटर्न देखने को मिलता है कि अगर हम बात करें यूपी वेस्ट की, अगर हम बात करें फिर पंजाब की बात करें, तो इसके अंदर क्या होता है कि एक क्रॉप पैटर्न यहाँ पे चलता है कि आपको पहले आपको गेहूं बोना है, फिर आपको गन्ना उगाना है, और अगर समय बच गया तो आपको चावल बोना है। 3 चीज़ें आपकी चल रही है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं इसमें चेंज लेकर आना है, यानी कि इनको गेहूं भी आपको उगाना पड़ेगा, आपको कुछ दाल भी उगानी पड़ेगी, या फिर आपको ज्वार भी उगाना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि जो सोइल की फर्टिलिटी है वो आपकी मेंटेन रहती है। आपका जो हमारे पास में फूड की जो स्टोरेज फैसिलिटी है उनको भी हमको कहीं ना कहीं बेटर करने की रिक्वायरमेंट है। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास में फूड तो है लेकिन वो उसकी हमारे पास में स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, वो हमारा ख़राब हो गया, बाहर पड़ा है ओपन मार्केट में, बारिश आ रही है तो उसमें वो ख़राब हो गया। हमको बेटर स्टोरेज फैसिलिटी बनाने की रिक्वायरमेंट है। और जो गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही है उनको भी हमको अच्छे तरीके से मॉनिटर करने की रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपकी मिड डे मील वगैरह जो स्कीम्स चल रही है कि वो अच्छे से इंप्लीमेंट हो भी रही है नहीं हो रही है, तो उस पर भी हमको कहीं ना कहीं मॉनिटर करने की रिक्वायरमेंट है। और कहीं ना कहीं हमको जो सी फूड्स है उनके कंजम्पशन को भी प्रमोट करना होगा, क्योंकि उनके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है उनकी हाई होती है और उनको उगाने के लिए आपको लैंड की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ती है। तो कहीं ना कहीं जो सी फूड है उसको भी हम बढ़ावा दे सकते हैं, और एंड आप और भी बहुत सारे सजेशन हो सकते हैं जो आप एड ऑन इसमें कर सकते हैं। तो देन मैंने यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे हिंदी में टाइप कर दिया है। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल है @सक्सेसनेता, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द।